कहानी की शुरुआत में हम दो अमेरिकन सोल्जर्स को देखते हैं जिनके नाम थे आइजैक और मैथ्यूज। ये वक्त है साल 2007 का, जब इराक और अमेरिका की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद आइजैक और मैथ्यूज को इराक भेजा गया था ताकि वो एक पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन पर नजर रख सके, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि जूबा नाम का एक इराकी स्नाइपर उस साइट पर काम कर रहा है, अमेरिकन वर्कर्स को मार रहा है। अब ये दोनों उस लोकेशन पर पहुंचे और झाड़ियों के बीच लेटकर अपने दुश्मन की तलाश करने लगे। देखते ही देखते 20 घंटे गुजर गए, लेकिन अब तक इन दोनों को कोई हलचल दिखाई नहीं दी और जूबा का भी कोई अतापता नहीं था। अब रेगिस्तान के भीषण गर्मी के चलते मैथ्यूज का सब्र खत्म होता जा रहा था और अब तक तो उसे लगने लगा था कि यहाँ कोई स्नाइपर है ही नहीं और किसी ने उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वो आइजैक से कहता है कि हमें थोड़ा और आगे जाकर इस पूरे एरिया के छानबीन करनी चाहिए। इस पर आइजैक कहता है कि ऐसा करने एक बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर जुबा ये मौजूद है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ मैथ्यूज आइजैक से कहता है कि देख भाई, अगर जूबा यहाँ होता तो इन 20 घंटे में या तो वो हमें देख लेता या फिर हम उसे देख लेते हैं। और रही बात इन बॉडीज की, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को इराकी लुटेरों ने मारा होगा। इस पर आइजैक उससे कहता है कि इन सभी लोगों की मौत हेडशॉट खाकर हुई है और ये लुटेरों का नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल स्नाइपर का काम है। हालांकि मैथ्यूज आइजैक की बात से सहमत नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ और घंटों तक इंतजार करने का फैसला करता है। देखते ही देखते कुछ घंटे और गुजर गए, लेकिन अब तक इन दोनों को कोई हलचल दिखाई नहीं थी। फाइनली मैथ्यूज के सब्र का बांध टूट गया और उसने उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर चेक करने का फैसला किया। उसने आइजैक से कवर देने को कहा और खुद अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ा चलने के बाद जब मैथ्यूज साइट पर पहुंचा तो उसे चारों तरफ लाशों का ढेर दिखाई दिया, जिनमें से कुछ लाशें अमेरिकन सोल्जर्स की थी और बाकी लाशें अमेरिकन वर्कर्स की। यहाँ मैथ्यूज को एक रेडियो भी मिला और वो उसे उठाकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से आइजैक का स्कोप धुंधला पड़ गया, जिसके चलते वो मैथ्यूज को ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसने फौरन मैथ्यूज को इसकी जानकारी दी और उससे वापस लौटने को कहा। इस पर मैथ्यूज कहता है कि भाई, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू अपना स्कोप चेंज कर ले और कुछ ढंग का ले ले, लेकिन तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। यहाँ आइजैक कहता है कि ये स्कोप हमारे प्यारे दोस्त डीन का है और इसलिए मैं हमेशा इसे अपने पास रखता हूँ। दरअसल डीन इन दोनों का एक पुराना दोस्त था जो युद्ध के दौरान मारा गया था और ये स्कोप डीन की आखिरी निशानी थी। इसके बाद जब मैथ्यूज ने लाशों की जांच की तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि ये सभी लोग परफेक्ट हेडशॉट खाकर मरे थे। अब मैथ्यूज को एहसास होता है कि शायद आइजैक सही कह रहा था और ये काम किसी प्रोफेशनल स्नाइपर का ही है और इतना पक्का निशाना केवल एक आदमी लगा सकता है और वो है जूबा। मैथ्यूज आइजैक को भी इसके बारे में बताता है, जिस पर आइजैक कहता है कि तुम फौरन वहाँ से वापस लौट आओ वरना तुम्हें भी उन लाशों को कंपनी। यहाँ मैथ्यूज आइजैक के बातों पर ध्यान और साइट के बीचों बीच खड़े होकर ये जानने की कोशिश करता है कि किस डायरेक्शन से आइजैक उसे ऐसा करने से मन, लेकिन अब तक तो काफी देर। यहाँ वो स्नाइपर मैथ्यूज के पेट में गोली मार देता है, जिससे मैथ्यूज जमीन पर। अब ये देखकर आइजैक अपने साथी को बचाने और उस स्नाइपर की गोलियों बचने के लिए वो जिग-जैग पैटर्न में लेकिन अभी वो मैथ्यूज को बचा पाता उससे पहले वो स्नाइपर उसके पैर में गोली। अब इसके चलते आइजैक मैथ्यूज को वही छोड़ जैसे तैसे करके एक दीवार के पीछे। यहाँ मैथ्यूज कहता है कि तुम संपर्क करो और तुरंत एक बैकअप टीम को। इधर आइजैक अपने घाव को, जहाँ से काफी ज्यादा खून, अब खून को रोक वो अपने घाव पर एक पट्टी बांधता है और तुरंत अपना रेडियो बाहर ताकि वो अपने बेस पर हालांकि वो ऐसा नहीं, क्योंकि उस स्नाइपर की एक गोली सीधा उसके रेडियो पर जिसके चलते उसके रेडियो का एंटेना पूरी तरह से डैमेज। तभी आइजैक मैथ्यूज जो अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश। यहाँ आइजैक तुम हिलना डुलना, क्योंकि अगर स्नाइपर ने तुम्हें जिंदा तो वो तुम पर एक और गोली। हालांकि मैथ्यूज अब भी उसकी बात नहीं मानता और उस बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वो दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। अब यहाँ आइजैक को एहसास होता है कि वो दोनों कितनी बुरी तरह से फंस चुके हैं और फिलहाल वो खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ आइजैक ने खुद को शांत किया और इस मौके का फायदा उठाकर उसने अपने पैर से गोली निकालने की, लेकिन ये काम इतना दर्दनाक था कि आइजैक दर्द के मारे वो कई घंटों तक ऐसे ही बेहोश पड़ा रहा और उसकी आंख तब खुली जब उसने रेडियो पर थोड़ी हलचल सुनी। यहाँ आइजैक को लगा कि शायद यूएस आर्मी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और ये देखकर काफी खुश हो गया। इसके बाद उसने उन्हें सिचुएशन की बुरी जानकारी दी और एक बैकअप टीम भेज। अब जो ऑफिसर आइजैक से फोन पर बात, वो उससे कहता है कि इतने बड़े रेगिस्तान में तुम्हें देख पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम अपनी जगह पर खड़े हो जाओ या फिर हवा में फायर करो ताकि हम तुम्हारी लोकेशन जान सके और तुम पर मदद पहुंचा सके। अब ये सुनकर आइजैक थोड़ा परेशान हो जाता है और इस आदमी पर शक होता है, क्योंकि ये सारी चीजें करना प्रोटोकॉल। इसके बाद जब आइजैक ने इस आदमी के एक्सेंट पर तो वो फौरन समझ गया कि ये आदमी कोई अमेरिकन नहीं है
बल्कि वो स्नाइपर है जिसने इन्हें गोली मारी है। वो स्नाइपर ने आईजेक की रेडियो फ्रिक्वेंसी पकड़ ली थी और अब वो इसके मजे। यहाँ आईजेक कहता है कि मैंने तुम्हें तुम कोई अमेरिकन, बल्कि वो स्नाइपर हो जिसने हमें गोली मारी है। इस पर वो स्नाइपर कहता है कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, मैं वही हूँ जिसने यहाँ मौजूद सभी अमेरिकियों को मारा है, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम मुझसे बातें। अब पहले तो आईजेक इसके लिए मना कर देता है, लेकिन जब वो स्नाइपर मैथ्यूज को शूट करने की धमकी देता है तो आईजेक उससे बात करने के लिए राजी हो जाता है। वो स्नाइपर आईजेक से कई सवाल करता है और आईजेक को ना चाहकर भी उनके जवाब दे। बीच बीच में आईजेक अपने स्कोप के जरिए उस स्नाइपर को देखने की कोशिश करता है और जमीन पर एक मैप बनाकर उसकी पॉसिबल लोकेशंस को। यहाँ आईजेक ने स्नाइपर से पूछता है कि तुम ये सब कुछ इराक और अमेरिका की लड़ाई तो कब की खत्म, तो फिर इन अमेरिकन वर्कर्स को मारने का, तुम उन लोगों को जो तुम्हारे देश को डेवलप करने में तुम्हारी मदद, और तुम खुद को एक इराकी कहते हो। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि अगर ये पाइपलाइन बनती है तो इससे इराक के लोगों को काफी फायदा होगा। ये सुनकर वो स्नाइपर जोर से हंसता है और आईजेक से कहता है कि अगर इराक और अमेरिका की लड़ाई खत्म हो चुकी है तो तुम मेरी सरजमी पर क्या कर रहे हो, और रही बात उस पाइपलाइन की, तो तुम वो पाइपलाइन इसलिए बनवा रहे हो कि क्योंकि इससे यूएस फायदा होगा, ना कि इराक को। इसके बाद वो कहता है कि तुम ये फालतू की बातें छोड़ो और मुझे अपने परिवार के, जैसे कि तुम्हारी फैमिली में और वो क्या यहाँ आईजेक जवाब देने से इनकार कर देता है क्योंकि ये सवाल कुछ ज्यादा ही। इस पर वो स्नाइपर कहता है कि अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं मैथ्यूज को मार दूंगा, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैथ्यूज वो दूसरा इंसान होगा जो तुम्हारी गलती की वजह। और ये सुनकर आइजेक पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम डीन के बारे में कैसे। दरअसल डीन की मौत आइजेक के चलते हुई थी, क्योंकि एक मिशन के दौरान आइजेक का निशाना चूक गया और गोली जाकर डीन। अब यहाँ आइजेक की हिम्मत टूटने लगी क्योंकि वो स्नाइपर जानबूझकर आइजेक को वो बातें याद लाता है जिससे उससे तकलीफ होती है। इस दौरान आइजेक को जोर की प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए अपनी बोतल बाहर, लेकिन यहाँ उसकी बोतल खाली क्योंकि उस स्नाइपर की गोलियों ने उस बोतल को छन्नी। यहाँ वो स्नाइपर कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारी बोतल में गोली मारी ताकि तुम प्यास से, मैंने तुम्हारे रेडियो को खराब कर दिया ताकि तुम किसी से कांटेक्ट नहीं कर सको, और मैंने तुम्हारे सर के बजाय तुम्हारे पैर में गोली मारी ताकि तुम यहाँ से भाग। वो आईजैक से कहता है कि कल सुबह तक तुम्हारी मौत पक्की है क्योंकि तुम्हें गोली लगी है और काफी खून बह चुका है, और अब तो तुम्हारे पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। यहाँ आईजैक स्नाइपर से कहता है कि तुम किसी आतंकवादी से काम नहीं हो। ये सुनकर स्नाइपर जोर से हंसाता है और आईजैक से कहता है कि तुम्हारे हाथों में, और तुम मेरे देश में हो और तुमने मुझे करने की कोशिश भी की है, और इसके बावजूद तुम मुझे आतंकवादी कह रहे हो। इस दौरान आईजैक उस स्नाइपर को देखने की कोशिश करता है और तभी उसकी नजर एक ढेर पर जाती है और वो फौरन समझ जाता है कि वो स्नाइपर पर उसे कचरे की ढेर में छुप कर बैठा है। अब यहाँ आईजैक को एहसास होता है कि ये स्नाइपर कितना खतरनाक है क्योंकि उसे कचरे की ढेर में इतनी देर तक छुपे रह पाना बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ आईजैक उससे कहता है कि कहीं तुम इराकी स्निपर जुबा तो नहीं। इस पर स्नाइपर कहता है नहीं, मैं तो एक आम इराकी जो अपने देश की रक्षा कर रहा है। कि मेरे हिसाब से तुमने अपनी स्नाइपर की ट्रेनिंग यूएस आर्मी से ली है, इसके बाद तुमने उन्हें दिया और उन्हें ही मारने लगे। यहाँ वो स्नाइपर मुझे स्नाइपर की ट्रेनिंग यूएस आर्मी ने नहीं दी है और मैं सिर्फ उन लोगों को जो मेरे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। अब धीरे धीरे आइजा की हालत बिगड़ने लगती है और वो डिहाइड्रेशन के चलते जमीन पे गिर जाता है। वो स्नाइपर कहता है कि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी खाल उतार लूंगा और तुम्हारी जुबान काट कर तुम्हारे माथे पे। अब थोड़ी देर बाद आइजैक के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक लकड़ी पर अपना हेलमेट लगाकर उस स्नाइपर को डिस्ट्रैक्ट करने के। इस दौरान वो स्नाइपर की लोकेशन तो नहीं जान पाया, लेकिन उसने अपना हेलमेट जरूर। तभी वो निराश ही था कि तभी उसे पास में पड़ी एक यूएस सोल्जर की बोट। वो अपनी जान पर खेलकर उस बॉडी के पास पहुंचा इस उम्मीद में कि उसे कुछ काम की चीज, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसका स्कोप टूट चुका है और अब वो स्नैपर को नहीं। तभी आइजाक अपने रेडियो पर कुछ आवाजें सुनता है और वो देखता है कि मैथ्यूज अब होश में। वो जोर से चिल्लाकर मैथ्यूज को स्नीपर की लोकेशन बताता है और यहाँ मैथ्यूज अपने छोटे से शीशे में स्नाइपर को देखने की कोशिश करता है। इसके बाद आइजैक स्नाइपर को अपनी बातों में उलझता है और इस दौरान मैथ्यूज अपनी बंदूक की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ वो स्नाइपर बताता है कि आज से कई साल पहले वो इराक में एक टीचर हुआ करता था, लेकिन अमेरिका से युद्ध के दौरान उसके सारे स्टूडेंट मारे गए और तब से लेकर आज तक वो बदले की आग में जल। ये बातें चली रही होती है तभी वहाँ छोटा सा तूफान आता है और इस मौके उठाकर मैथ्यूज अपने राइफल को उठा लेता है। तूफान शांत होता है तो वो कचरे की ढेर में कई गोलियां मारता है।
इस उम्मीद में कि एक गोली उसे स्नीपर को भी लग जाए। लेकिन जब वो अपनी राइफल को रिलोड करता है तो स्नाइपर उस पर गोली मैथ्यूज के हाथ। यहाँ आइजैक मैथ्यूज को दीवार के पीछे आने, लेकिन अभी वो उस तक पहुंच पाता उससे पहले वो मैथ्यूज को एक हेडशॉट देकर उसे मौत के घाट अब मैथ्यूज को मरता देखकर आइजैक पूरी तरह से और मरने से पहले एक आखिरी बार अपनी फैमिली से मिल। यहाँ वो स्नाइपर कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तुम उससे बातें करते रहो और मुझे ये बताओ कि तुम डीन का स्कोप लिए। अब थोड़ा रोने के बाद आइजैक कबूल करता है कि डीन की मौत उसके एक मिशन के दौरान उसका निशाना चूक गया और गोली जाकर डीन, लेकिन वो सबसे झूठ कहता रहा कि डीन को दुश्मनों के स्नाइपर ने मारा है। हालांकि उसका ये झूठ उसे अंदर ही अंदर खाए और वो खुद की नजरों में ही गिर। जब आइजैक को स्नाइपर से बातें कर रहा था तब उसे रेडियो पर थोड़ी हलचल। उसने देखा कि उसके बेस के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश। आइजैक ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन इसका कोई फायदा। उस स्नाइपर ने आइजैक की रेडियो फ्रीक्वेंसी को टैप कर लिया था जिसके चलते आइजैक उनकी बातों को सुन सकता था, पर वो उनके जवाब नहीं दे पा रहा था। ये वो स्नाइपर आइजैक बनकर और बेस के लोगों से एक बैकअप टीम भेजने। और अब आइजैक को एहसास होता है कि यहाँ मौजूद वर्कर्स ने कभी मदद बुलाई। वो तो ये स्नाइपर था जिसने उनसे मदद मांगी थी ताकि यूएस आर्मी यहाँ आए और ये एक एक करते उन्हें मार सके। ने इस बातचीत को रोकने की कोशिश की लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहा और सो गया। अब थोड़ी देर बाद जब आइजैक होश में आता है तो उसे रेडियो पर कोई भी हलचल सुनाई नहीं देती, इसलिए उसे लगता है कि शायद वो स्नाइपर भी सो चुका है। इस मौके का फायदा उठाकर वो मैथ्यूज के राइफल को अपने पास और उस कचरे के ढेर पर निशाना लगाता है। तभी आइजैक को यूएस आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर दिखाते हैं और ये देखा कर आइजैक अपने सामने वाला दीवार गिरा देता है ताकि वो लोग उसे देख सके। इसके बाद वो निशाना लगता है और उस कचरे के ढेर में एक गोली मारता। हालांकि वो सौर नहीं था कि गोली उस स्नाइपर को लगी है और ये जानने के लिए वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है ताकि वह स्नाइपर जिंदा हो तो वो इसे मार दे। लेकिन लिकली वो स्नाइपर गोलियां नहीं चलता, जिससे आइजैक को लगता है कि या तो वो स्नाइपर मर चुका है या फिर बुरी तरह से। अब जल्दी वो दोनों हेलीकॉप्टर्स लैंड हो गए और यहाँ आइजैक की टीम उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर वहां से ले जाने लगी। ये आइजैक ने स्नाइपर के बारे में बताने की कोशिश की लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। जल्द ही वो दोनों हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ हो गए और जैसे ही वो थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचे तो स्नाइपर ने उन पर गोलियों की बारिश कर दी और हेलीकॉप्टर के पायलट को मार गिराया। इससे वो दोनों हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो गए। मौजूद सभी लोग मारे गए। मूवी के एंड में वो स्नाइपर यूएस हेडक्वार्टर करता है और उनसे एक रेस्क्यू टीम भेजने को कहता है और वो खुद को एक यूएस सोल्जर बताता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी खत्म।